नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि दो नए मीनिंग्स मैं आपको जो है बताऊंगा, तो दो नए मीनिंग्स लेकर के यहाँ पर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ दोस्तों। और ये दो नए मीनिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से जो है इसको समझिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस लगेगा, आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस प्रूव होगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार हमारी जो लास्ट वाली जो क्लास थी उस लास्ट वाली क्लास को एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट वाली क्लास में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम इस धरती पर रहते हैं, इस अर्थ पर रहते हैं, एक सोसाइटी में फैमिली के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारी जो ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी भी जो है दोस्तों एक दुनिया की तरह है। ये भी एक अर्थ है। एक तरह से हमें इमेजिन करना है ताकि हम इस चीज़ को जो है अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जो है इस चीज़ को हमारे दिमाग में बिठा पाएँ। तो हमें क्या समझना है कि ये दुनिया जो है, ये डिक्शनरी जो है ये एक प्लेनेट की तरह है, हमारे अर्थ की तरह है, हमारी धरती की तरह है। और इस धरती पर, यानी कि हम जिस धरती पर रहते हैं, यहाँ तो जो है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ हम यहाँ पर रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के रूप में हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इस प्लेनेट पर, इस डिक्शनरी वाली दुनिया में बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं दोस्तों एक सोसाइटी में फैमिली के तौर पर रहते हैं। और उन्हीं एक एक परिवार से जो है आपको रूबरू जो है मैं कराने जा रहा हूँ, जिनमें से दो परिवारों का हमने आज चयन किया है, यानी कि दो मीनिंग्स का जो है हमने यहाँ पर आज चयन किया है, जिनसे मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ। तो दो मीनिंग्स मतलब दो परिवार। याद रखिएगा कि ये जो दो परिवार हैं ये हमें सिर्फ इमेजिन करना है, केवल हमारी इमेजिनेशन में रखना है। तो दो मीनिंग्स यानी कि दो परिवार। तो दो परिवारों से जो है आपको मिलाने जा रहा हूँ इस प्लेनेट पर, यानी कि इस डिक्शनरी वाले प्लेनेट पर जो है दो परिवारों से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। चलिए ठीक है, पहला परिवार जो है यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। और ये जो हमारा पहला परिवार है, यानी कि ये जो हमारा पहला मीनिंग है दोस्तों, ये पहला मीनिंग केवल एकमात्र ही है, यानी कि अकेला है। यानी कि इन भाई साहब के परिवार में, इन भाई साहब की फैमिली में केवल ये एकमात्र ही मेंबर है। अब ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक मीनिंग है, अगर वो एक रूप में अगर यूज़ हो रहा है तो हमें उस मीनिंग को जो है केवल एक ही मेंबर समझना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि एक मीनिंग जो है वो एक मेंबर है और दूसरा मीनिंग दूसरा मेंबर है। और एक मीनिंग को अगर हम दूसरे रेफरेंस में अगर यूज़ करते हैं, यानी कि उसके अलग फॉर्म को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मीनिंग का इस सिचुएशन में वर्ब के तौर पर अलग यूज़ होता है, उसी मीनिंग का नाउन के रूप में अलग जगह यूज़ होता है, तो है तो मीनिंग वही, लेकिन अगर उसका दूसरा फॉर्म अगर हम देखें, यानी कि अगर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है तो फिर हम जो है उसको दूसरा सदस्य मानेंगे। अगर वही एडवर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो वो उसका उसी परिवार का दूसरा सदस्य कहलाएगा। तो इस तरह से जो है हमें जो है ये पूरा वीडियो समझना है और इस तरह से जो है ये पूरे मीनिंग्स को हम आगे लेकर के चलेंगे। खैर, ये सब चीज़ें अगर आपको अभी समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली फैमिली यानी कि पहला मीनिंग जो है, पहला परिवार यानी कि पहला मीनिंग मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और वो ये है कि पहला मीनिंग जो है दोस्तों वो है हमारा बिक्वीद। याद रखना दोस्तों, बिक्वीद, ध्यान से देखना इस चीज़ को। पहला मीनिंग है दोस्तों बिक्वीद, BEQUEATH, बिक्वीद। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम इस मीनिंग का देखें तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस मीनिंग का होता है बिक्वीद। ये देखिए, बी, ये छोटा ई है, ये क है, क का साउंड है, और ये व की साउंड है, और यहाँ पे डब्ल्यू से हमने लिखा है बिक्वीद, और ये बड़ा ई और ये द की साउंड है, बिक्वीद। आप में से जिन लोगों ने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से समझ रखा होगा, अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आई एम श्योर कि वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे
हालांकि अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग इस चीज़ से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से अगर अनअवेयर हैं तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ही जो है इस चीज़ के ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे कि मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आपको पढ़ाऊँगा। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है बिक्वीद। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बार बार आप भी जो है इसका उच्चारण करके, इसको प्रोनाउंस करके बार बार जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप प्रोनाउंस करेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से जो है आप इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। मैं फिर से बोल करके एक बार आपको बताता हूँ, बिक्वीद, 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 ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। और यहाँ पर इसका मीनिंग वर्ब के रूप में है, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। ये वी का जो साइन है, ये वी का मतलब है वर्ब, तो क्रिया के रूप में यानी वर्ब के रूप में अपने को यहाँ पर इसका मीनिंग समझना है। दोस्तों वर्ब भी अब यहाँ पर दो तरह की होती है, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। आई एम श्योर कि जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से होंगे, आई मीन जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ी होंगी तो उन लोगों को शायद पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसके लिए भी वीडियो लेकर के आएंगे और क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। फ़िलहाल आप यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान दीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर जो है वर्ब के रूप में है, और वर्ब जो है कौन सी है, ये ट्रांजिटिव, ट्रा। ये ट्रा जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। ट्रा से मतलब यहाँ पर है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका पहला मीनिंग ये है, to say in a will that you want somebody have your property, money, etc. after you die। ये पहला मीनिंग है इसका दोस्तों। यानी कि दोस्तों हर मीनिंग के जो है दरअसल बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसा कि हमको बचपन से ऐसा बताया आता रहा है। आई मीन सभी लोग जो है बचपन से हमें बताते आते रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएँ, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग आकर के हमें बताते रहते हैं, ठीक है। तो स्कूल में भी जो है हमको काफ़ी बार बताया गया, बेटा इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। फिर अचानक से जो है उसी मीनिंग का कोई एक और नया मीनिंग आपको बता दिया जाता है, तो बच्चा पहले एक मीनिंग में कन्फ्यूज़ रहता है कि अचानक से उसी वर्ड का, सेम वर्ड का एक और मीनिंग बता दिया जाता है। अब वहाँ पर जाकर के बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, यार सर ने तो ये मीनिंग बताया था, फिर इसका ये वाला मीनिंग कहाँ से आ गया। दोस्तों यही प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ होती है, और इसी वजह से जो है उनको मीनिंग्स याद करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दरअसल होता क्या है कि हर एक वर्ड को, हर एक इंग्लिश के मीनिंग को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी कि वर्ड एक ही है लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में उसका यूज़ अलग अलग होता है। हो सकता है उसका एक सिचुएशन में अलग मीनिंग निकल रहा हो, तो हो सकता है दूसरी सिचुएशन में उसका मीनिंग अलग निकल रहा हो। तो इस तरह से जो है उन मीनिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उनको लर्न करना हमें होता है। तो पहला मीनिंग कौन सी सिचुएशन में है और क्या है वो आपको अच्छे से समझना है। देखिए पहला इसका मीनिंग है बिक्वीद वर्ब, और कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में इसका मीनिंग क्या है, पहला इसका मीनिंग है टू से इन अ विल दैट यू वांट समबडी हैव योर प्रॉपर्टी, मनी एट्सेट्रा आफ्टर यू डाई। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेथ हो जाने के बाद में अगर वो अपनी विल में, विल से यहाँ पर मतलब है वसीयत, आपको याद होगा जो मरने के बाद व्यक्ति अपनी वसीयत बनाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है, उसको हम बोलते हैं विल, यानी कि वसीयत। टू से इन अ विल यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने विल में ये कहता है दैट यू वांट समबडी, कि आप, ये एस बी का मतलब है समबडी, ध्यान रखिएगा, दैट यू वांट समबडी हैव योर प्रॉपर्टी, कि आप ये चाहते हो कि फला फला व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को ले ले, या आप अपनी प्रॉपर्टी उसे देना चाहते हो, मनी, अपनी मनी उसको देना चाहते हो, एट्सेट्रा ETC, या फिर कोई भी चीज़ आप उसको देना चाहते हो आफ्टर यू डाई, आपके मरने के बाद। यानी कि पहला मीनिंग क्या कह रहा है दोस्तों, पहला मीनिंग ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत में ये लिख करके चला जाता है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपका मनी जो है उस फला व्यक्ति को दे दिया जाए, तो ऐसा करना बिक्वीद करना कहलाता है। यानी कि ये है मीनिंग बिक्वीद का, ये पहला मीनिंग है
वर्ब के तौर पर हम इस मीनिंग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये पहला मीनिंग है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही bequeathed his entire estate to his daughter, उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जायदाद जो है वसीयत में नाम कर दी है टू हिज डॉटर, उसकी बेटी के। यह इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हर ब्रदर bequeathed his 40 acre land to her, उसके भाई ने अपनी वसीयत में अपनी 40 एकड़ भूमि को जो है, अपनी 40 एकड़ ज़मीन को उसके नाम कर दिया है, यानी कि उसकी बहन के नाम कर दिया है। तो इस तरह से ये पहला मीनिंग है किसका दोस्तों, बिक्वीद का। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये पहला मीनिंग, और ये इसके दो एग्जांपल्स। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद में इसका दूसरा जो मीनिंग है, यानी कि ये पहली सिचुएशन का पहला मीनिंग। अब इसके बाद में इसी वर्ड को दूसरी सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब वो दूसरी सिचुएशन कौन सी है, देखिएगा। दूसरी सिचुएशन में जो उसका दूसरा मीनिंग निकलता है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में निकलता है, यानी कि सेकंड सिचुएशन में भी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए। टू लीव द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, नॉलेज एट्सेट्रा फॉर अदर पीपल टू यूज और डील विद, स्पेशली आफ्टर यू हैव डाइड। दोस्तों दूसरा इसका मीनिंग जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पीछे छोड़ करके जाता है, टू लीव छोड़ना, द रिजल्ट्स परिणामों को पीछे छोड़ना, क्या, ऑफ योर वर्क आपके काम के परिणाम, जो भी आप काम कर रहे थे उनके रिजल्ट्स को आपने पीछे छोड़ा, या आपकी नॉलेज, जो भी आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, या जो भी आपने अपनी नॉलेज अचीव करी, तो उसकी वजह से आपके क्या रिजल्ट्स रहे, आपके क्या परिणाम रहे, उन चीज़ों को पीछे छोड़ना, एट्सेट्रा इत्यादि। फॉर अदर पीपल, किसके लिए, दूसरे लोगों के लिए। टू यूज़, जिनको वो यूज़ कर सकें, और डील विद, या जिसके साथ वो डील कर सकें, स्पेशली आफ्टर यू हैव डाइड, और विशेष रूप से इस मीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है उस सिचुएशन में जब आपकी डेथ हो चुकी है उसके बाद, यानी कि कोई चीज़ अगर समाप्त हो गई है उसके बाद। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं अच्छी तरह से, देखिए। सेकंड जो मीनिंग है दोस्तों वो ये कह रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जब वो ज़िंदा है तो ज़िंदा रहते समय, यानी कि उसके ज़िंदा रहते हुए वो जो भी काम करता है, चाहे वो नॉलेज अचीव कर रहा है, चाहे वो कोई काम कर रहा है, किसी भी तरह से कोई काम कर रहा है, और उसके परिणाम जब वो मर जाता है, यानी कि काम उसने ज़िंदा रहते हुए किया, लेकिन ज़िंदा रह कर के वो काम करने के बाद, यानी कि ज़िंदा रहते हुए उसने वो काम किया, उसके बाद अगर वो मर गया, उसके बाद अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उसके द्वारा किए गए कामों के जो परिणाम हैं वो परिणाम वो अपने सब पीछे छोड़ गया। पीछे मतलब दूसरे लोगों के लिए जो उसके बाद आएंगे, फॉर अदर पीपल, यानी कि उसके बाद के जो लोग हैं उनके लिए पीछे छोड़ गया। तो उन दूसरे लोगों को अब उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों से, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो उसकी नॉलेज है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके साथ जो है उसको डील करना पड़ेगा या उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर यू हैव डाइड। और ये कौन से सिचुएशन में स्पेशली यूज़ किया जाता है, उस सिचुएशन में जब आपकी डेथ हो गई है। यानी कि सिंपल सी कंडीशन में आप इसको इस तरह से समझिए दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति ज़िंदा रहते हुए किसी काम को करता है, और ज़िंदा रह कर के उस काम को करने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ हो जाने के बाद अगर उसके द्वारा किए गए कामों को काम जो होते हैं, उसके परिणाम जो होते हैं, उनके रिजल्ट्स जो होते हैं, उनके रिजल्ट्स को बाद वाले लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, बाद वाले लोग किस तरह से उसके साथ डील करते हैं, तो उस चीज़ को भी हम बिक्वीद करना कहते हैं। ये सेकेंड सिचुएशन का इसका मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फ़िलहाल आप जो है अगर कोई स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है इसके एग्जांपल्स अभी बताता हूँ, उससे आपको जो है बहुत ही ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को हमेशा जो है दोस्तों अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल शेप में करके देखें। तो क्योंकि उससे क्या है कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं वो आपको बेहतरीन और बहुत ही विविडली जो है
विविड दिखाई देंगे, बहुत ही क्लियर नज़र आएंगे। तो हमेशा जब भी वीडियो देखें तो हॉरिजॉन्टल शेप में जो है फ़ोन को करके देखें। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जो सेकंड वाला हमारा मीनिंग है, उस सेकंड वाले मीनिंग के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ज़रा समझिएगा एक बार। द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ बिक्वीज्ड अ लेगेसी ऑफ प्रॉब्लम्स। जो पिछली सरकार थी, उस पिछली सरकार ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की लेगेसी को जो है बिक्वीद किया है, यानी कि पीछे छोड़ दिया है हम लोगों को फेस करने के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़रा समझिएगा कि दूसरा वाला जो मीनिंग हमने पढ़ा था, वो दूसरे मीनिंग का जो मीनिंग था, दूसरे मीनिंग का जो मतलब था वो ये था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति ज़िंदा रहते हुए जब किसी काम को करता है या अपनी नॉलेज से जब कोई भी काम जब करता है, तो उसके परिणाम उसके मर जाने के बाद जब किसी दूसरे व्यक्ति को या किन्हीं दूसरे लोगों को जब फेस करना होता है या उनसे डील करना होता है, उसी चीज़ को हम बिक्वीद करना कहते हैं। और ये जो है बिक्वीद का सेकंड मीनिंग है। फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया है, ये सेकंड मीनिंग है, और इस सेकंड मीनिंग के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ बिक्वीद्ड अ लेगेसी ऑफ प्रॉब्लम्स। पिछली सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को बिक्वीद किया है, यानी कि हमारे लिए छोड़ दिया है, जिनको अब हमें फेस करना पड़ेगा। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज़ बिक्वीज्ड मैनी वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को बिक्वीद किया है, यानी कि वो तो अब जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर रहते हुए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स गरीबों के लिए चलाई, जो अभी भी चल रही है। और उनको किसको फेस करना पड़ेगा? उन लोगों को। तो हो गया ना ये उस व्यक्ति के काम का परिणाम, जिन्हें वर्तमान में उन लोगों को फेस करना पड़ेगा। हालांकि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो तो चले गए हैं। हमने पढ़ा मीनिंग्स में कि स्पेशली आफ्टर यू हैव डाइड, यानी कि जब वो व्यक्ति मर चुका होता है, यानी कि जब वो व्यक्ति अपने पोस्ट पर नहीं रहता है, जब वो समाप्त हो जाती है चीज़, उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम लोगों को फेस करना होता है, उस चीज़ को ही बिक्वीद करना कहते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है गरीबों के लिए चलाई, लेकिन अब वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन अब उन योजनाओं का जो परिणाम है, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई जो स्कीम्स हैं, उनका जो रिज़ल्ट है, वो किसको फेस करना है? उन गरीब लोगों को फेस करना है। ये वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को जो है, इस सिचुएशन को हम बिक्वीद कहते हैं। ये सेकंड मीनिंग है बिक्वीद का। तो इस तरह से दो मीनिंग्स जो हैं हमको यहाँ पर पढ़ने को मिले दोस्तों बिक्वीद के। केवल ये दो ही मीनिंग्स होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार जो है अब आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने मन से जो है सेंटेंसेस बना करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएं, और बार बार जो है इसको सेंटेंस में यूज़ करके, अलग अलग तरह से सेंटेंस में इसको यूज़ करके बार बार जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपने दोस्तों को ये बात बताइए, दोस्तों को ये दोनों मीनिंग शेयर कीजिए। इस तरह से जब हम इस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, तभी जा कर के वो मीनिंग जो है दोस्तों हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठता है। और यही हमारा मूल मंत्र है कि हिट भी किया हमने कॉन्सेप्ट को और फिट भी किया हमने कॉन्सेप्ट को। अगर आपने अच्छे से पूरे पेशेंस के साथ अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली जो है दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ में ज़रूर आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बस आपको परमानेंटली अगर माइंड में फिट करना है अगर इन दोनों मीनिंग्स को, तो आपको करना सिर्फ बस इतना सा है कि आपको जो है बार बार अलग अलग सेंटेंसेस में इन दोनों मीनिंग्स को जो है यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज़ करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने दोस्तों को कम्युनिकेट करना है। आप जो है बार बार जो है दोस्तों से कम्युनिकेट कीजिए, बार बार जो है उनको बताइए कि बिक्वीद का मीनिंग ये होता है, बिक्वीद का मीनिंग ये होता है। सुबह मॉर्निंग में जो है, जैसा कि शाम को 6 बजे अपना वीडियो आता है, तो सुबह मॉर्निंग में जो है आप इन दोनों मीनिंग्स को लर्न कीजिए।
और उसके बाद में शाम तक जो है इसे बार बार सेंटेंसेस में यूज़ करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से परमानेंटली जो है ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा दोस्तों। तो यही तरीका होता है हर मीनिंग को लर्न करने का। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिक्शनरी खोल करके 2 मीनिंग देख लिए, 2 मीनिंग देख करके हाँ भाई ठीक है, बॉय BOY बॉय यानी लड़का, GIR गर्ल, गर्ल यानी लड़की, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, बस ऐसा करके जो है वो रख देते हैं भाई हाँ ठीक है 2 मीनिंग याद हो गए। ना तो उन्होंने वाक्य में उस चीज़ को प्रयोग करके देखा, ना उन्होंने जो है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा, ना उन्होंने बार बार सेंटेंसेस में यूज़ किया, ना उन्होंने उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की कि किस सिचुएशन में इसका यूज़ जो है किस तरह से किया जाएगा। और ऐसा बिना किए ही जो है वो ये समझ लेते हैं कि भाई हाँ मुझे तो सब याद हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप बार बार जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ करके बार बार ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप सेंटेंस में यूज़ करके अगर किसी मीनिंग को लर्न करेंगे, तब जा कर के वो मीनिंग जो है परमानेंटली माइंड में फिट होगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा तरीका है और यही है मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करने का सही तरीका। इस तरह से अगर आप मीनिंग सीखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से वो परमानेंटली आपके माइंड में फिट रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है आप उसे याद रख पाएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, ये तो हमारा पहला मीनिंग कंप्लीट हो गया है। जो 2 मीनिंग्स हमने पढ़े बिक्वीद के, ये पहला मीनिंग है। केवल वर्ब के रूप में ही, फिर से रिवाइंड कर देते हैं, केवल वर्ब के रूप में ही जो है इस मीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों जो मीनिंग्स हैं वो दोनों ही मीनिंग्स जो हैं, मतलब इसके जो 2 अर्थ हैं उन दोनों ही अर्थों का इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम करते हैं। और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बिक्वीद, बिक्वीद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में, यानी कि ये जो वर्ब हमने पढ़ी है इस वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ब के जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरह से इस फॉर्म के कौन कौन से जो है इस वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स हैं देखिए। तो ये है वर्ड हमारे पास बिक्वीद, जो कि एक वर्ब है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आप इस वर्ड को यूज़ करोगे तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि SAES लगता है उसमें। तो उसमें जब SAES लगेगा तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बिक्वीड्स, बिक्वीड्स। अच्छा एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, लास्ट वाली स्लाइड में आप देखिएगा दोस्तों, पिछली वाली स्लाइड में मैंने जो वहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ था, उस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में शायद मैंने आपको इस स्ट्रेस के बारे में नहीं बताया। वर्ड स्ट्रेस इसे कहते हैं, वर्ड स्ट्रेस। ये ऊपर जो हल्का सा जो ऐसा साइन लगा हुआ है इसको हम वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जो है वर्ड स्ट्रेस का मीनिंग ये होता है कि आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करते समय किस स्थान पर ज़्यादा ज़ोर लगा करके उसको प्रोनाउंस करना है, वो होता है वर्ड स्ट्रेस। तो ये है वर्ड स्ट्रेस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो यहाँ पर क के ऊपर जो है आपको ज़्यादा ज़ोर लगा करके बोलना है इस वर्ड को, इसीलिए जो वर्ड स्ट्रेस है वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ऐसा आप जब बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल सही उच्चारण जो है वो निकलता है। वरना बहुत सारे लोग तो वाटर 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 ही करते रहते हैं, लेकिन होता दरअसल वाटर है, वाटर वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं हमारे इंडिया में, वाटर 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 टर 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 करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड स्ट्रेस का मतलब है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा जोर लगा करके बोलना है। बिक्वीद, बिक्वीड्स। अच्छा जब इसमें SAES लगेगा तो इसका सही उच्चारण क्या रहेगा, बिक्वीड्स, बिक्वीड्स। ये ज की साउंड देगा, बिक्वीड्स। चलिए फर्स्ट फॉर्म अब इस वर्ड की देखते हैं। बिक्वीद की फर्स्ट फॉर्म बिक्वीद ही होती है और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको आगे पिछली स्लाइड में बता दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेकेंड फॉर्म इसमें ED लग जाएगा, बिक्वीद्ड, और ये होगा बिक्वीद्ड। याद रखना पीछे ड जो है उसको ट प्रोनाउंस करेंगे, ड प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसका भी रीज़न जब मैं आपको वर्ड स्ट्रेस बताऊंगा उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। जब वर्ड स्ट्रेस पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ड की साउंड है वो ड की नहीं है, वो ट की साउंड है, ट की। इसीलिए हमने यहाँ पे टी लिखा है, बिक्वीद्ड।
यहाँ पर भी जो वर्ड स्ट्रेस लगेगा वो इस स्थान पर लगेगा, बिक्वीद्ड, बिक्वीद्ड। और थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो भी होती है बिक्वीद्ड, और इसका भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसा सेकंड वर्ब का है, सेकंड फॉर्म का है। तो ये दोस्तों आपका पहला वर्ड कंप्लीट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम सेकंड वर्ड के ऊपर। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो दूसरा मीनिंग है हमारा दोस्तों काउ हियर। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा मीनिंग है काउ हियर, COHERE। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ही उसका उच्चारण होता है। तो इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों, काउ हियर, काउ हियर। अब यहाँ पर जो वर्ड स्ट्रेस है वो ह वाली साउंड के ऊपर लगा हुआ है, यानी H के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो हमें स्ट्रेस कहाँ पर देना है, ह वाली साउंड के ऊपर देना है, यानी H के ऊपर देना है, ह वाली साउंड के ऊपर। अब ये H नहीं है, ये साउंड है, ये लेटर नहीं है, ये साउंड है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये लेटर्स नहीं है, ये साउंड्स हैं, साउंड्स, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेस ह वाली साउंड के ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें इट मीन्स कि हमें साउंड पे, इस वाली साउंड के ऊपर H वाली जो H से निकलती है, यानी कि ह से जो साउंड निकलती है, इस ह वाली साउंड के ऊपर अपने को स्ट्रेस देना है। और आगे जो ब्रैकेट में R लिखा हुआ है, यानी कि ये र की साउंड जो है, इसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना होता है, क्योंकि पीछे जितने भी र यानी कि र की साउंड आती है, जितने भी R आते हैं, उन्हें प्रोनाउंस इंग्लिश में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है हमने R को ब्रैकेट में लिखा है, यानी इसका मतलब इस र की साउंड को प्रोनाउंस नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कौ हियर, यानी इस वर्ड को हम उच्चारित किस तरह से करेंगे, कौ हियर। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे कौ हियर, कौ हियर। एक बार फिर से बोल करके देखिए, बार बार अपने मन में बोल करके देखिए आप, कौ हियर, कौ हियर, कौ हियर, कौ हियर, कौ हियर, कौ हियर, कौ हियर। और ये जो वर्ड होता है दोस्तों, ये भी वर्ब, वी यहाँ पे वर्ब को सिंबलाइज कर रहा है, तो ये भी जो है एक वर्ब के तौर पर हमें इसको पढ़ना है। और वर्ब जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इंट्रा लिखा हुआ है। इंट्रा का मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले जो वर्ड हमने पढ़ा था, पहला वाला, वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हमने उसको स्टडी किया था, लेकिन ये जो वर्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड जो इसका मीनिंग है, इसके भी दो मीनिंग्स हैं, पहला मीनिंग ये है, दूसरा ये है। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो पहला मीनिंग क्या है, पहला मीनिंग कोहियर का ये कहता है ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स, सेंटेंस एट्सेट्रा। यानी कि अलग अलग लोगों के जो अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, इत्यादि जो अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग विचार होता है, अलग ओपिनियन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, जो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या अलग अलग जो सेंटेंसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड ये मीनिंग है। अब क्या होता है, टू हैव अ क्लियर लॉजिकल कनेक्शन सो दैट टुगेदर दे मेक ए होल। अगर वो सारे आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स या सेंटेंसेस एक क्लियर लॉजिकल कनेक्शन रखते हैं आपस में, यानी कि अलग अलग लोगों के जो अलग अलग विचार हैं, जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो अलग अलग सेंटेंस हैं, अगर उन सभी आर्ग्यूमेंट्स में, आइडियाज़ में या सेंटेंस में कोई लॉजिकल और क्लियर कनेक्शन अगर आपको फील हो रहा है, जिसकी वजह से, सो दैट, ताकि, टुगेदर दे मेक अ होल, ताकि वो सभी सेंटेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स या आइडियाज़ मिलकर के एक संपूर्ण विचार को जन्म दें, या एक संपूर्ण विचारधारा को जो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस विचारधारा को या उस चीज़ को वो बनाएं या उत्पन्न करें। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब इसको क्लियर लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा ये है कि बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। तो इस व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन है, मेरा अपना एक ओपिनियन है, उसका अपना एक ओपिनियन है। अगर हम तीनों व्यक्ति जो है अलग अलग ओपिनियंस में अगर डिवाइडेड हैं, तो हम साथ में जो है काम नहीं कर पाएंगे। उसका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, उसका विचार अलग है, यानी कि हम तीनों की जो ओपिनियंस हैं, जो आइडियाज़ हैं या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें क्लियर लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब हमारे आइडियाज़ अलग अलग हैं।
लेकिन अगर हम तीनों के आइडियाज़ में, ओपिनियंस में, आइडियाज़ में, आर्ग्यूमेंट्स में, जो भी हैं, अगर उनमें क्लियर लॉजिकल कनेक्शन है, उसका आइडिया मुझसे मैच कर रहा है, मेरा आइडिया उससे मैच कर रहा है, या हम दोनों के आइडियाज़ किसी तीसरे से अगर मैच कर रहे हैं, तो हम तीनों के आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जो है एक लॉजिकल और क्लियर कनेक्शन है, जो कि अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए है। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए ही जो है हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोहियर। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस व्यू डज नॉट कोहियर विद देयर अदर बिलीव्स। उनका ये जो विचार है, उन लोगों का ये जो विचार है, डज नॉट कोहियर, यानी कि ये उससे मैच नहीं करता है। किससे? विद देयर अदर बिलीव्स, उनके दूसरे विश्वास से, यानी कि उनकी दूसरी जो मान्यताएं हैं, जिन चीज़ों को वो मानते हैं, दूसरे जो उनके बिलीव्स हैं, उनके बिलीव से उनका ये विचार कोहियर नहीं करता है। यानी कि उनके दूसरे बिलीव्स के बीच में और इस विचार के बीच में एक क्लियर लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये है इसका मीनिंग। उनका ये विचार उनके दूसरे जो बिलीव्स हैं उनसे कोहियर नहीं करता है, यानी कि उनके बीच में कोई ऐसा क्लियर लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द वेरियस सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट फेल टू कोहियर इनटू अ सैटिस्फैक्ट्री होल। यानी कि सपोज कीजिए जैसे कि कोई रिपोर्ट यहाँ पर जो है लाई गई है, जैसे किसी डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दी, अब उस रिपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग बातें लिखी हुई है, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे कि कोई रिपोर्ट है, उसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, तो वो सारे के सारे सेक्शंस फेल, इस चीज़ को बताने में असमर्थ हैं टू कोहियर इनटू अ सैटिस्फैक्ट्री होल। यानी कि उस रिपोर्ट में जो अलग अलग बातें लिखी हुई है, वो सारी की सारी बातें इतनी डिफरेंट हैं एक दूसरे से कि वो किसी एक चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रही है। द वेरियस सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट फेल टू कोहियर इनटू अ सैटिस्फैक्ट्री होल। यानी कि वो रिपोर्ट जो है संतोषजनक नहीं महसूस हो रही है पढ़ने वाले व्यक्ति को। अब हो सकता है जैसे कोई रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, हो सकता है ये सेक्शन कुछ अलग बात बता रहा हो, दूसरा सेक्शन कुछ अलग बात बता रहा हो, तीसरा सेक्शन कुछ अलग बात बता रहा हो। अब सारे ही सेक्शन अगर अलग अलग बातें बताएंगे तो फिर उनमें तीनों में एक क्लियर लॉजिकल कनेक्शन कहाँ रहा? वो तो अलग अलग हो गए ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमने लिखा है डज नॉट कोहियर, क्योंकि कोहियर का पहला मीनिंग ही यही है, क्लियर लॉजिकल कनेक्शन जो है डेवलप करना या बनाना। तो ये पहला मीनिंग है इसका इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कोहियर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा मीनिंग देखिए। दूसरा मीनिंग भी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही हमें इस्तेमाल करना है, और ये जो मीनिंग है, यानी कि ये जो इसका दूसरा मीनिंग है, ये दूसरी सिचुएशन में लोगों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर ये मीनिंग किसके बारे में था? डिफरेंट आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स और सेंटेंसेस के बारे में। लेकिन ये जो मीनिंग है ये लोगों के बारे में है, पीपल, लोगों के बारे में है। क्या है दूसरा मीनिंग? टू वर्क क्लोजली टुगेदर। बहुत सारे लोग या दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर के जब साथ में काम करते हैं दोस्तों, तो उसको भी कोहियर बोलते हैं। टू वर्क क्लोजली टुगेदर, आपस में मिलकर के साथ में घनिष्ठ रूप से जो है कार्य करना, ये भी कोहियर कहलाता है। अब ये सिनोनिम हो सकता है कोहियर, वर्क करने का, साथ साथ काम करना, है ना, साथ साथ जो है चीज़ों को अकम्प्लिश जब लोग कर रहे होते हैं तो उनका सिनोनिम के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कोहियर, यानी कि बहुत सारे लोगों को समूह के रूप में एक साथ काम कराना ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत सारे 1000 लोगों को एक जगह बिठा करके जो है, मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग जो है साथ में बैठ कर के एक स्थान पर काम करें एक साथ मिल कर के, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, बोथ माई फ्रेंड्स कोहियर इन दैट कंपनी। मेरे दोनों फ्रेंड्स जो हैं उस कंपनी में साथ साथ काम करते हैं। ये कोहियर का मीनिंग हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों जो मीनिंग्स हैं
इस वर्ड के, कोहियर वर्ड के जो दोनों मीनिंग्स हैं, दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ करना है और इन दोनों मीनिंग्स को जो है आपको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करके देखना है, लोगों को बताना है, कम्युनिकेट करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, उनको भी जानकारी देनी है और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको जो है बना करके देखने हैं, बताने हैं, लोगों के साथ शेयर करना है। तभी जा कर के ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने हिट किए हैं वो तभी जा कर के माइंड में फिट हो पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मीनिंग्स जो है अच्छे से याद हो गए होंगे। बस अब करना ये है कि आपको फिट जो है, थोड़ा बहुत तो मैंने बिठा दिया है, अब पूरी तरह से जो है आपको बिठाना है, वो आपको करना है। क्योंकि बहुत कुछ जो है वो टीचर के हाथ में नहीं होता है, बहुत कुछ जो है वो बच्चों के ही हाथ में होता है। टीचर केवल थोड़ा बहुत काम कर सकता है जितना वो करना चाहता है, बाकी मेहनत जो है दोस्तों आप ही को करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब मैं आपको इसके वर्ब के फॉर्म्स बता देता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। जी दोस्तों, देखिए वर्ब फॉर्म्स, अब बात करते हैं कोहियर की। देखिए प्रेजेंट सिंपल में अगर आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे दोस्तों तो ये बनता है कोहियर्स, क्योंकि इसमें एस लग जाता है, कोहियर्स, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोहियर्स। ध्यान रखिएगा, जो एस लगेगा वो ज की साउंड देगा, तो कोहियर्स। और पहले की तरह ही जो स्ट्रेस रहेगा वो ह वाली साउंड के ऊपर रहेगा, कोहियर्स, कोहियर्स। फर्स्ट फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कोहियर, इसमें कोई एस नहीं होगा। सेकंड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कोहियर्ड, कोहियर्ड। और जो थर्ड फॉर्म इसकी रहेगी वो भी रहेगी कोहियर्ड, ईडी इसका मतलब इसमें लग जाएगा। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों वो होगा कोहियर्ड, 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 कोहियर्ड। जो स्ट्रेस है वो ह वाली साउंड के ऊपर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के दो मीनिंग्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपको जो है आपने लर्न किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन देने की मैं कोशिश करूँ और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरह से अगर समझ में आए तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जिन्हें वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता है, या जो वाकई में चाहते हैं कि हम हमारी वोकैब को जो है स्ट्रॉन्ग करें। बेहतरीन से बेहतरीन तरह से जो है आपको पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा और आप भी जो है पूरे पेशेंस के साथ जो है इस चीज़ को समझिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली नए दो मीनिंग्स के साथ। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।